हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी वितान पूरक पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 2 का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं पढ़ा दी हूँ। पार्ट 3 जो नीचे के बचे शेष अंश हैं उसमें पार्ट 3 में मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी। पाटिल नामक एक लड़का था, पतला दुबला था, पढ़ने में काफ़ी तेज़ था और मास्टर के सारे सवाल को सही करता था, इसलिए मास्टर उसे हमेशा पहली बेंच पे बैठता था मास्टर के पास और कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे वह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ। वह उम्र में क्या था, छोटा था इससे, क्योंकि लेखक तो अपने से नीचे क्लास में पढ़ रहे थे ना, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा था। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह से पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ की कवर चढ़ा दिया और अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगे और सवाल सही। जब बच्चों के मन में कुछ करने की जिज्ञासा हो तो कितना भी कठिन चीज़ क्या हो जाता, आसान हो जाता और वो बच्चा करने लगता है। लेकिन मन में जिज्ञासा और उत्सुकता होनी चाहिए कि हम वो कर सकते हैं। वो उत्सुकता, वो जिज्ञासा लेखक के मन में थी और उन्हें गणित समझ में आने लगा और वो गणित अब फटाफट करने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वो तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगे। इस तरह मेरी और बसंत की अच्छी दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर, अब मास्टर ही ने क्या कहते थे, आनंदा कहकर बुलाने लगे। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अब देखिए, नवा सौंदल गेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आए। अब ये जो थे सौंदल गेकर ये क्या कराए, मराठी पढ़ाने आए मास्टर थे जो मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद का बढ़िया चाल और उनके साथ ही रसिकता भी थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले एक आध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव को किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत भा बोरकर, भार तांबे, गिरीश केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते, यानी अपनी बीती हुई बातों को, संस्मरण को जो उनके स्मरण में था वो सुनाते भी थे। कौन, ये जो नौवा सौंदल गेकर मास्टर जो आए थे, नौवा सौंदल गेकर मास्टर जो आए थे मराठी पढ़ाने के लिए, वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी एकाध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता। मैं भी अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, चाल और रस पीता रहा। अब ये भाव विभोर हो जाते और सब कुछ उसी भावना में बहकर सब चीज़ उसमें अपने को खो जाते, रम जाते, ठीक ना, उसी भाव, उसी ध्वनि, उसी गति में। सुबह शाम खेत पे पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, अकेले में खुले गले से सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति में, उतराव चढ़ाव में के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ अब क्या किए उन्होंने, शब्दों से खेलो। अगर कुछ करना है तो क्या कहते हैं कवि कि शब्दों से पहले खेलो और खेलते हुए तुझे शब्द विन्यास मिल ही जाएंगे और छंद बनाने सीख ही जाओगे। उसके वजह से तुम तो कविता करने ही लगोगे। तो वह अर्थों से
उसे खोलता हुआ आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे ही बैठे अभिनय करते, मैं भी पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करता था। क्यारियों पानी से कब से भर गई इसका भान ही नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। अब देखिए, उनकी कविताएं सुनते और ललायित रहते और उनके रस में डूब जाते और धीरे धीरे क्या कहे ये भी कविताएं गढ़ने लगे, रचने लगे। इनके मन में भी भावनाएं भी, मानवीय संवेदनाएं भी भावना बन के निकलने लगी। किसके? आनंदा, जिसे मास्टर साहब कहते थे, ये आनंद यादव के लेखक के मन में। ठीक है, 2 शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरा काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन का कोई ऊब नहीं होता। मैं तो अब अपने आप से ही क्या वो अपने शब्दों से, अपने छंदों से, लयों से, तालों से खेलने लगे थे। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस तरह कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता है। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। अब क्या ये भाव विभोर हो जाते थे, अभिनय करना शुरू कर देते थे। अब देखिए, अनंत गाड़ेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है: चांद रात पसीरते पंडारी गया धौड़ीवरी। मैंने मास्टर की चाल से, ये मराठी में लिखे, अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना था केशव करनी जाती नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगता कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगता था कि कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। किसे? इन्हें आनंद से। अब मास्टर को लगता था कि ये बच्चा भी कविता लिखेगा और इन्होंने पूरी इनकी जीवन की दिशा ही बदल दी और इन्हें प्रेरणा मिलने लगा उसे, और इनकी जीवन की दिशा बदल गई उनके संगत से, उनकी मास्टर के आ जाने से, उनके सहयोग से। इस कारण एक कवि संस्मरण बताया करते। इसके कारण एक कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे। पहले इनको लगता था कि अरे कवि तो कोई भगवान होंगे, इंसानों से कहाँ हो पाएगी कविताएं, साधारण मनुष्य कहाँ कर पाएंगे। बड़ा इनको भगवान मानते थे। इंसान ये कविता नहीं लिख सकता था। लेकिन जब वो खुद करने लगे तो कहे अरे तो ये तो कवि लोग क्या होते हैं, इंसान ही होते हैं, आदमी ही होते हैं, तो कोई भगवान नहीं होते। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपना ही जैसा हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। अब जो कुछ भी ये लिखते, पढ़ते, गुनगुनाते, वो क्या करते, इनको सौंदलगेकर को दिखाते कि मैं एक ही यहाँ हूँ। कविता लिखने के लिए खिसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींच कर लिखता, या पत्थर की
या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पूछ देता। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखा। अब जब भी कोई कविता लिखते बनाते तो क्या करते, मास्टर को दिखाते, सौंदल गेवकर को दिखाते। और अगर रविवार को बनती, शनिवार को बनती तो रविवार को इंतज़ार करते और सोमवार को मास्टर को दिखाने जाते। बहुत बार तो सवेरे होने तक धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाके कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देखते। फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते मास्टर बताते बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह, और उन्हें समझाते भी थे कि किस तरह से होने चाहिए। छंद की जाति की कैसी पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखे, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पे ये सहज बातें बताते रहते। किसका, लेखक का मार्गदर्शन करते। कौन, कवि जो थे, जो नए मास्टर, मराठी मास्टर आए थे सौंदल गेकर, वो उनका मार्गदर्शन करने लगे। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता है। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते और उन्हें कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा कि मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। इन बातों से मैं सौंदल गेकर मास्टर का बहुत नज़दीक, बहुत काफ़ी नज़दीक पहुंच गया उस मास्टर के, और जाने अनजाने में मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता से देखने लगा और शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। यहाँ ये लेसन ख़त्म होता है। अब देखिए जूझ जो है ये क्या प्रेरणा देती है। जूझ का मतलब परिश्रम, परिश्रम का किया हुआ कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं होता है। हर असंभव चीज़ को हम संभव बना सकते हैं। जैसे लेखक के पिता ने उन्हें पढ़ाई छुड़ा दी, लेकिन मन में उनकी उत्कंठा थी, लालसा थी कि मैं पढूं। उन्होंने पढ़ाई की और उनके मास्टर के संपर्क में आकर मार्गदर्शन मिलकर क्या हुए, वे कवि बन गए, वो लेखक बन गए और आनंद रत्न यादव के नाम से चर्चित हुए, प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये आपका लेसन यहाँ ख़त्म होता है। एक्सरसाइज में आप अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप अपने नोट्स बुक में लिख लेंगे। दैट्स ऑल।